हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के सारी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सॉल्ट, केमिकल से क्वेश्चन आता है ना, तो वो सारे टॉपिक्स को भी हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। सिर्फ एक्टिविटीज़ ही नहीं, एक्टिविटीज़ के साथ साथ जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, केमिकल्स वाला पोर्शन जो है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे का मतलब है कि हर साल आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो पोर्शन हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में, वो सारे नोट्स यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.1, इसमें क्या कह रहा है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे केमिकल्स, ये सारे सोल्यूशंस को कलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वाच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स। इस डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज़ करने हैं: रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। इन सभी में ये सॉल्यूशन 1 by 1 आपको डालना है और देखना है कि क्या रिजल्ट आता है, क्या कलर चेंजिंग होती है, और उसको इस टेबल में आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसके लिए आपको जो है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है कि H2SO4 में जब हम रेड लिटमस सॉल्यूशन में H2SO4 डालते हैं तो उसका क्या कलर हो जाएगा, फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन का क्या कलर हो जाता है किसी भी एसिड में। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि एसिड्स एसिडिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं या बेसिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं। इंडिकेटर्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब भी हम किसी एसिड में, ठीक है, यहाँ पे आपको HCl एसिड है, H2SO4 एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है ना, CH3COH, ये सारे क्या हैं, एसिड्स हैं, और ये सारे बेस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे, आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, जब भी हम रेड लिटमस सॉल्यूशन में किसी भी एसिड को डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और टर्मेरिक सॉल्यूशन में भी कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। टर्मेरिक सॉल्यूशन ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ये आपके इस टेबल में नहीं था, इस एक्टिविटी में नहीं था। ठीक है, टर्मेरिक सॉल्यूशन को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आपने देखा होगा जब भी हम किचन में काम वाम कर रहे होते हैं तो हल्दी पड़ जाता है कपड़े पे, तो उसको जब हम धोते हैं तो उसका कलर आपने देखा होगा रेडिश ब्राउन हो जाता है, राइट। तो इसको हम जब जहन में रखेंगे तो ये चीज़ें हमको याद रहेंगी कि डिटर्जेंट डालने पर उसका कलर क्या हो जा रहा है, रेडिश ब्राउन हो जा रहा है। तो डिटर्जेंट क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, और जब हम किसी बेसिक सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, बेस ब्लू। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, BB, बेसिक ब्लू। बेसिक सॉल्यूशन पे रेड लिटमस पेपर क्या कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन में जब हम मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डालते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में दोनों में चेंजिंग आ रही है, आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना। जब एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा, जब बेस डालेंगे तो येलो हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट टर्मेरिक सॉल्यूशन। टर्मेरिक सॉल्यूशन में एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, येलो ही कलर देगा, और जब हम उसे बेस में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में ये भी इंडिकेटर से ही रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है, कुछ अनियंस लेना है, उसको प्लास्टिक बैग में रख देना है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे बस रिवाइज करेंगे। तो इसमें आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में कहा जा रहा है ना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बनाने हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिससे हम स्मेल से पता करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, अगर स्मेल रहता है दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर स्मेल ख़त्म हो जाता है दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, इतना ही बात आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे मैंने एक अलग से टेबल ऐड ऑन कर दिया है, इसमें आपको सारे इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। लिटमस पेपर रेड रहे या ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर, न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर पर्पल होता है, और जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो अगेन आपको यहाँ पे BB से याद रखना है, बेसिक ब्लू, और एसिडिक में जस्ट अपोजिट रेड का क्या हो जाएगा, ब्लू का रेड। टर्मेरिक पेस्ट न्यूट्रल में येलो कलर का होता है, एसिडिक में येलो, और बेसिक सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन कलर।
हाइड्रेंजिया फ्लावर न्यूट्रल सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है, एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है। रेड कैबेज लीव्स न्यूट्रल सॉल्यूशन में पिंक, एसिडिक सॉल्यूशन में पर्पल या पिंक कलर, बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन या येलो कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर होता है, एसिडिक में वो रेड कलर हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर हो जाता है। फिनोल्फ्थेलिन सॉल्यूशन का कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं वो पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है कि अगर हम एसिड्स में डाल रहे हैं तो स्मेल रहेगा, है ना। अगर सॉल्यूशन एसिड है तो स्मेल रहेगा, और अगर स्मेल गायब हो जाता है दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आपको याद रखना है। इसमें कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं, कुछ और ऑर्गेनिक एसिड्स के नेचुरल सोर्सेज हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो वो आपको याद रखना है। एसिडिक एसिड विनेगर से ऑब्टेन किया जाता है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, लेमन, ऑरेंज वगैरह, उनमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, या इसी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ऑलिव ऑयल में ऑलिक एसिड पाया जाता है। यूरिया में यूरिक एसिड होता है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और इसी को हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अंट स्टिंग या नेटल स्टिंग, जब चींटी काट लेती है तो हमें वहाँ पे सेंसेशन फील होता है, वो किस वजह से? क्योंकि वो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड को ही हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेमेरिंड या ग्रेप्स, इमली या ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, एप्पल्स में मैलिक एसिड और बटर में ब्यूटारिक एसिड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.3 में एसिड्स का मेटल के साथ कैसा रिएक्शन रहता है उस पर बेस्ड है। इसमें क्या करना है आपको? 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है एंड ऐड अ फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, और उसमें जिंक डालना है। ठीक है, कुछ इस तरह का सेटअप तैयार करके आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेने हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है? कि उसमें कुछ वाटर मिक्स है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो जैसे ही हम जिंक पे कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो हमें बबल्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस टेस्ट ट्यूब में आपको बबल्स देखने को मिलता है। ये क्यों दिखेगा? इसका मतलब है कि कुछ गैस बन रही है ना। बबल्स फॉर्मेशन का क्या मतलब है? कि कोई गैस बन रही है। उसके बाद क्या करना है? पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। अब ये जो गैस निकल रही है इसको किसी सोप सॉल्यूशन में से पास कराना है, और वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, और ये पता करना है कि ये बबल्स क्यों बन रही है। तो जैसे ही हम इसे सोप सॉल्यूशन से पास कराते हैं और उसके पास कोई बर्निंग कैंडल ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बस्ट हो जाता है ना। वो बबल्स जो है पॉप साउंड के साथ जलने लगता है। इस साउंड से हमें ये पता चलता है कि ये जो बबल फॉर्मेशन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? हाइड्रोजन गैस की वजह से। दैट मीन्स कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और इसके साथ साथ एक सॉल्ट, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का भी फॉर्मेशन होता है। इसी एक्टिविटी को अदर एसिड्स के साथ भी रिपीट करना है और फिर आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो हम देखेंगे कि हम चाहे कोई भी एसिड डालते हैं, हमें ये जो रिजल्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, वो सारी एक्टिविटीज़ में हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है। एक सॉल्ट बनेगा और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इक्वेशन। जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब हमने नाइट्रिक एसिड डाला तो जिंक नाइट्रेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। CH3COH के साथ भी रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी हम कोई भी एसिड, किसी भी टाइप का एसिड डाल रहे हैं मेटल के साथ, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है बेस के साथ मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसमें क्या करना है आपको? फिर से जिंक मेटल के कुछ ग्रेन्यूल्स लेने हैं, एक टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। तो जब हम जिंक मेटल में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसमें भी बबल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व करा? कि बबल्स बन रहे हैं। अब सेम पहली वाली एक्टिविटी की तरह इसको भी करना है। इस बबल्स को डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से सोप सॉल्यूशन में पास कराना है और इसके पास एक बर्निंग कैंडल ले जाना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो हम ये पाएंगे कि इसमें भी सेम पॉप साउंड के साथ वो बबल्स बर्स्ट हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें भी, इस रिएक्शन में भी जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन गैस है? हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स कि या तो एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सेम रिजल्ट मिलता है। एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दोनों एक्टिविटी से हमें
यही बताया गया है कि या तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जितने भी एसिड्स या बेस हैं वो सारे के सारे हर मेटल से रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप चैप्टर 3 में आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है, तो एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो जो हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग मेटल है सिर्फ वही मेटल रिएक्ट करेगा। बेस में जो मेटल प्रेजेंट है वो इस मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि सारे एसिड्स रिएक्ट नहीं करते हैं, सारे बेस रिएक्ट नहीं करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो मेटल स्ट्रॉन्ग है वही एसिड से रिएक्ट करेंगे या बेस से रिएक्ट करेंगे, सारे मेटल से रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता है। कभी भी हम इसे किस में स्टोर करते हैं, ग्लास कंटेनर में या सिरेमिक कंटेनर में। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.5, इसमें क्या कह रहा है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेवल देम एज A and B, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट in test tube A and about 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 in test tube B। इसी तरह का 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में आपको सोडियम कार्बोनेट डालना है, दूसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है। इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, HCl डालना है। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपको HCl डालना है और देखना है कि क्या होता है। तो जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl मिक्स करते हैं तो कुछ हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें से बहुत इफर्विसेंस देखने को मिलता है, यानी कि बुदबुदाहट की आवाज़, हमें बहुत तेज़ बुदबुदाहट की आवाज़ हमें सुनाई मिलती है। जब हम सोडियम कार्बोनेट में डालते हैं HCl तो बहुत तेज़ी से ये आवाज़ सुनाई देती है, और उसके कंपैरिजन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब हम डालते हैं HCl तो थोड़ा सा कम स्लो प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन दोनों ही केसेस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इफर्वेसेंस हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात, pass the gas produced in each case through lime water calcium hydroxide solution as shown in and record your observation। अब इसमें क्या करना है, ये जो इफर्वेसेंस हमें देखने को मिला उसके बाद जो गैस निकल रही थी उस गैस को क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिलीवरी ट्यूब की मदद से इसमें पास कराना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो जैसे ही हम इसमें लाइम वाटर टेस्ट करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है ये जो सॉल्यूशन का रंग है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दोनों ही कंडीशन में। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, तो टेस्ट ट्यूब ए जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था उससे जब HCl रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है प्लस कुछ वाटर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये लाइम वाटर टेस्ट हम कब करते हैं, जब लाइम वाटर टेस्ट से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता चलता है। जब सॉल्यूशन का रंग मिल्की हो गया दैट मीन्स क्या कि ये जो गैस बन रही है यहाँ पे वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सेकंड में कैसे रिएक्शन हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करता है तो सेम प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, एक सॉल्ट बनेगा, वाटर एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और हमें ये कैसे पता चलता है कि ये जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसके लिए हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। जब हम इसे लाइम वाटर से पास कराते हैं, इस गैस को लाइम वाटर में पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रिसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल होता है, वो वाटर में मिक्स नहीं होता है, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते रह जाते हैं, यानी बहुत देर तक अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते रह जाएंगे तो अगेन ये फास्ट रिएक्शन हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ और फिर वो वाटर से रिएक्ट कर लेता है और फिर से कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो फिर से हमें ये जो मिल्की कलर देखने को मिल रहा था वो डिसअपियर हो जाता है, फिर से सॉल्यूशन कलरलेस दिखने लगता है। आप यहाँ पे देखिए, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट हमने डाला, इसमें हम एसिड डालेंगे। जैसे ही हमने इसमें एसिड डाला, लुक एट दिस, ये कितना फास्ट रिएक्शन होता है, यही आवाज़ निकलती है, इफर्वेसेंस इसी को कहते हैं। और उसके बाद आप देखोगे कि इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं, यानी कि कुछ वाटर भी रिलीज हो रहा है, साथ ही साथ इसका कलर वाइट हो जाता है ना। और फिर हम इसको चेक करने के लिए हमने इसका लाइम टेस्ट किया, लुक एट दिस, इसका कलर मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। और अगेन जब हम इसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करते हैं तो फिर से वो कलरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट
जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जो कि कलरलेस कंपाउंड है। ठीक है, तो ओवरऑल इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, वो सभी जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर, और साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, जो कि लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की कर देती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आपको इक्वेशन भी ध्यान में रखने हैं। और एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, है ना, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है एसिड और बेस आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो कुछ NaOH लेना है और उसमें फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, फिर देखना है कि कलर क्या होता है, कलर में क्या चेंजिंग आती है। तो जैसे ही हम NaOH में फिनोल्फथालीन डालेंगे तो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें हमने फिनोल्फथालीन डाला, जैसे ही हम डालेंगे उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाई ड्रॉप। अब इस टेस्ट ट्यूब में HCl डालना है। जैसे ही हम HCl डालेंगे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उस रिएक्शन मिक्सचर का कलर पिंक से डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। अब बताना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों कलर डिसअपियर हो जाता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में जब हम स्ट्रॉन्ग बेस में जब हम एसिड डालते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और एसिड इस बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से ये फिर से क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करना है, नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, दस द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथालीन रीअपियर। फिर अब उसमें क्या करना है, फिर से NaOH डालना है और देखना है कि कलर रीअपियर होता है या नहीं। तो हम देखेंगे कि कलर फिर से रीअपियर हो जाता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि पहले हमने 2 ml NaOH लिया, ठीक है, फिर इसमें HCl डाला, मान लेते हैं 2 ml लिया, तो ये दोनों तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से कलर डिसअपियर हो गया था। और फिर से जब हमने NaOH डाला तो अब NaOH का अमाउंट इस सोल्यूशन में ज़्यादा हो जाता है ना। अब ये 4 ml हो गया, पहले का 2 ml, बाद का 2 ml, टोटल 4 ml, और एसिड कितना है, 2 ml है। यानी अब एसिड बेस का अमाउंट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से एसिड पर बेस का इफेक्ट शो होने लगता है और कलर फिर से रीअपियर हो जाता है, पिंक कलर फिर से दिखने लगता है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। दैट मीन्स क्या, इससे क्या हमें कंक्लूजन मिलता है कि बेस के इफेक्ट को एसिड नलीफाई कर देता है और एसिड के इफेक्ट को बेस नलीफाई कर देता है, यानी दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इसके प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट और साथ में वाटर। ठीक है, इस एक्टिविटी में जो इक्वेशन बन रहा था, जो रिएक्शन हो रहा था, वो क्या हो रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। नेक्स्ट एक्टिविटी में मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन देखना है, एसिड और बेस के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो इसके लिए क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है और उसमें कुछ HCl डालना है धीरे धीरे और उसको हिलाते रहना है। फिर देखना है कि कलर क्या होता है, सॉल्यूशन के कलर पे क्या इफेक्ट होता है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हमने कॉपर ऑक्साइड में HCl डाला, कॉपर ऑक्साइड का कलर, इस सोल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड इस HCl में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है और इस सोल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, जब हमने कॉपर ऑक्साइड में HCl डाला तो कॉपर जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है, CuCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ में कुछ वाटर भी रिलीज होती है, जिसकी वजह से इस कॉपर क्लोराइड का कलर बिकॉज ब्लू ग्रीन होता है, इसलिए ये सॉल्यूशन हमें ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब कोई बेस
एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। डेट मीन्स क्या, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर, इसलिए बेस बेस में कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, तो मेटल ऑक्साइड भी बेस से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिएक्ट करेंगे, बेस से नहीं करेंगे। उसके बाद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बिकॉज ये एसिडिक होते हैं नेचर में, इसलिए इनका एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसका बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ठीक है। और ये बात हमें कैसे पता चलती है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर? मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? तो जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हमें मेटेलिक हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड मिलने की वजह से हमें ये पता चलता है कि इसका नेचर कैसा है, बेसिक है ना। बेसिक ही ना, जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में। ये कैसे पता चला? क्योंकि जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसका नेचर एसिडिक है, ठीक है। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, व्हाई मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इसलिए हैं क्योंकि ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, बेसिक बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेस से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी को समराइज करेंगे यहाँ पे एक बार हम लोग। एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेस और मेटल भी सॉल्ट हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जब मेटल कार्बोनेट को हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन सेम रिजल्ट देता है, एसिड प्लस मेटल वाले रिएक्शन से, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन। मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स और मेटल कार्बोनेट ये सब क्या है, बेसिक इन नेचर होते हैं। जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर देते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जब ये बेस से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी ज़्यादा याद करने का कोई वो नहीं है। एसिड मेटल भी सॉल्ट वाटर देता है, बेस मेटल भी सॉल्ट वाटर देते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट वाटर बनता है, और एसिड बेस का रिएक्शन होता है तब भी सॉल्ट वाटर ही बनता है। मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो भी सॉल्ट वाटर बनता है। बस आपको एक डिफरेंट है, तो क्या है, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, कुछ सॉल्यूशन लेने हैं, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ETC। और उसके बाद क्या करना है, इसको कुछ इस तरह का सेटअप लेना है आपको। यहाँ पे 2 नेल लगा देनी है और उसको स्विच से कनेक्ट कर देना है। फिर बारी बारी से एक एक सॉल्यूशन डालना है। सबसे पहले जब हम ग्लूकोज डालेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब नहीं ग्लो करता है। फिर हमने अल्कोहल डाला तब भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। फिर हमने HCl डाला तो बल्ब ग्लो कर जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो भी बल्ब ग्लो कर जाता है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड्स जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो ये H+ आयन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये H+ आयन फ्रीली माइग्रेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर जाता है। लेकिन हाइड्रोजन और अल्कोहल और ग्लूकोज ये तो नॉर्मल कंपाउंड है, इसलिए ये कोई भी H+ आयन रिलीज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। और यही वजह है कि जब हम अल्कोहल या ग्लूकोज डालते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन जनरेट नहीं करता है, रिलीज नहीं करता है ना। एसिड्स जो होते हैं वो पानी में आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन अदर कंपाउंड नहीं होते हैं। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो वो एसिड ही हो, लेकिन जितने भी एसिड्स होते हैं दे ऑल आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ये सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स, ठीक है। अब
एसिडिक नेचर कैसे पता चलता है किसी भी सब्सटेंस का, बेसिक नेचर कैसे पता चलता है, तो अगर वो पानी में, अगर वो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं, दैट मीन्स वो एसिडिक है। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन का लिबरेशन हो रहा है, दैट मीन्स देयर नेचर इज बेसिक। ठीक है, उसी एक्टिविटी से बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो इसका ये रीज़न है कि HCl HNO3 जो है वो वाटर में आयोनाइज होकर के H+ आयन देते हैं, यानी वाटर में डिसोशिएट हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन लिबरेट करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो अपने H+ आयन को सेपरेट नहीं करते हैं। यही वजह है कि H+ आयन की फॉर्मेशन की वजह से ये जो कंपाउंड है HCl HNO3 ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं करते। ठीक है, सेम अदर क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम किसी एसिड या बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्या रीज़न है इसके पीछे, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करना, है ना। जब एसिड या बेस को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाते हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये आयन्स जो हैं वो वाटर में फ्रीली माइग्रेट करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट और एक्सेप्ट देयर चार्जेस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus as shown। इसमें क्या करना है, आपको NaCl लेना है और उसमें कुछ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ठीक है, इस तरह से फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो आप देखोगे कि जब हम सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, कंसेंट्रेटेड है, ठीक है, और सॉलिड NaCl लेना है, यानी नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो लेना है, और उसमें H2SO4 डालना है, तो हम देखेंगे कि कुछ गैस लिबरेट होती है। आगे क्या करना है, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब ये जो गैस लिबरेट हो रही है उसको वेट लिटमस पेपर से टेस्ट करना है और फिर ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट करना है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर से चेक करते हैं, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस गैस को पास कराते हैं, और यहाँ पे हमने ड्राई लिटमस पेपर रखा तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया, यानी वेट लिटमस पेपर लिया, तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं, ड्राई लिटमस पेपर लेने पे क्योंकि इसमें कोई भी H2O मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, जिससे ये जो गैस निकल रही है वो इस वाटर से रिएक्ट करे और अपना एसिडिक नेचर शो करे, है ना। यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये सोडियम क्लोराइड और H2SO4 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट बनेगा और HCl बनता है। अब ये जो HCl गैस बन रही है यहाँ पे, इस गैस को जब हम ड्राई लिटमस पेपर से कांटेक्ट कराते हैं तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वेट लिटमस पेपर हमने डाला ये HCl अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाता है ना। तो दैट मीन्स कि ये जो HCl गैस है ये वाटर के कांटेक्ट में आने पर ही अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करती है। दैट मीन्स कि कोई भी एसिड्स वाटर सॉल्यूशन में ही अपना नेचर शो करते हैं, अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो डिसोशिएट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है। लेकिन ड्राई लिटमस पेपर पे तो कोई वाटर मॉलिक्यूल है नहीं, जिसकी वजह से वो H+ आयन रिलीज नहीं करता है और अपना एसिडिक नेचर शो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इससे हमें ओवरऑल क्या कंक्लूजन मिलता है कि एसिड्स जो होते हैं वो वाटर के प्रेजेंस में ही अपना आयन रिलीज करते हैं, वाटर के एब्सेंस में नहीं करते। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये वाटर में ही क्यों अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर पाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है ये हाइड्रोजन आयन उसके साथ मिल करके क्या हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ठीक है, यही वजह है कि एसिड्स वाटर में ही अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना है, 10 ml ऑफ वाटर लेना है, उसमें कुछ कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालना है और उसको swirl करना है। उसके बाद फिर हमें बीकर को टच करके देखना है कि क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जैसे ही हम वाटर में H2SO4 डालते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बीकर गर्म हो जाता है। दैट मीन्स क्या कि हीट रिलीज़ हो रही है, और जब हीट रिलीज़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक।
ठीक है, आगे क्या कह रहा है, रिपीट दी अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करना है कि क्या होता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है और फिर आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। तो हम ये पाएंगे कि दोनों ही केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दैट मीन्स कि वाटर का एसिड के साथ रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, वाटर का बेस के साथ रिएक्शन भी किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। इसके साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि कभी भी जब भी हम डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस बनाते हैं तो वाटर में एसिड डालना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर डालना चाहिए। ये गलत तरीका है। कभी भी जब हम वाटर ऐड करते हैं एसिड में तो एसिड में वाटर कभी भी नहीं डालना चाहिए। ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम एसिड में वाटर डालेंगे तो एसिड्स में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन एक साथ रिलीज होंगे, जिसकी वजह से ये जो कंटेनर है वो भी बस्ट हो सकता है या ये स्प्लैश आउट हो सकता है और हमारे मुंह हाथ सब पे पड़ सकता है और ये हमें हार्म पहुंचा सकता है ना, जल सकते हैं हम, बहुत डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। इसलिए कभी भी सही तरीका क्या है डाइल्यूट करने का, डाइल्यूशन का क्या सही तरीका है, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना चाहिए। ठीक है, ताकि इससे जो H+ आयन रिलीज हो वो वाटर के OH- आयन से बॉन्ड बना लें और धीरे धीरे हम उसे हिलाते रहते हैं। ठीक है, ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 2.11। इसमें क्या कह रहा है, pH वैल्यू आपको टेस्ट करना है डिफरेंट सॉल्यूशन का। तो ये तो आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो इसके लिए ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप गो थ्रू कर लेंगे। सलाइवा का कलर pH पेपर पे ग्रीन कलर देता है, इसका pH वैल्यू 6.8 से 7.4 होता है। दैट मीन्स क्या, स्लाइटली एसिडिक। हम कब सॉल्यूशन को एसिडिक कहते हैं, कब हम बेसिक कहते हैं, कब हम न्यूट्रल कहते हैं? जब अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 है दैट मीन्स वो न्यूट्रल है ना, उसका नेचर क्या है, न्यूट्रल। अगर pH 7 से ज़्यादा है दैट मीन्स वो बेसिक है, और अगर pH 7 से कम है दैट मीन्स वो सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस क्या है, उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। उसके बाद जितना ही हम 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं एसिडिटी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और जितना ही हम 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे बेसिसिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये टेबल आप गो थ्रू कर लेंगे, इसमें से इम्पोर्टेंट है। सलाइवा जब हम बिफोर मील चेक करेंगे तो इसका pH ये रहता है, सलाइवा आफ्टर मील 5.8 pH, लेमन जूस 2.2 यानी कि मोर एसिडिक है, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक 4 pH होता है, कैरेट जूस 6.0, कॉफ़ी 4.5 से 5 होता है, एसिडिक है ये भी, टोमेटो जूस ये भी एसिड, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। टैप वाटर जो होता है उसका pH 6.5 से 8.5 होता है, यानी वो वेरी करता रहता है। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 14 होता है, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग, मोस्ट बेसिक है ना। और 1 मोल HCl का pH 0 to 1 होता है, दैट मीन्स ये मोर एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ओके, एक एक्टिविटी यहाँ पे मिस हो गई है। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन। यहाँ पे कुछ सॉल्ट दिए हुए हैं, उसका केमिकल फार्मूला आपको लिखना है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है, और उसके बाद साथ में क्या बताना है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विद द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। कौन सा सॉल्ट किस एसिड और बेस से रिएक्ट करके बना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत याद रखना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। K2SO4 में कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, तो आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिंपल है, आप इसकी फैमिली को देखोगे, है ना। सल्फेट फैमिली है मतलब H2SO4 एसिड होगा। जब आपको एसिड पता चल गया तो इसके फर्स्ट पार्ट को देखिए, पोटेशियम है दैट मीन्स KOH होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सल्फेट यानी H2SO4 एसिड है, NaOH बेस, H2SO4 एसिड CaCO3, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बेस है। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 नीचे आ गया है, यहाँ पे है ना, MgOH12। कॉपर सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड है और कॉपर हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड में दोनों मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस हैं। ठीक है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, सॉल्ट का नेचर कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखना है एसिड्स और बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, और वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो भी न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब उसका pH वैल्यू क्या होगा, 7 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रॉन्ग है मतलब नॉर्मल सॉल्ट बन रहा है न्यूट्रल सॉल्ट, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है न्यूट्रल सॉल्ट, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है न्यूट्रल सॉल्ट।
ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। HNO3 NaOH ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सोडियम नाइट्रेट भी क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका भी pH वैल्यू 7 होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस अपना इफेक्ट शो करेगा, यानी कि सॉल्ट जो बनेगा वो क्या होगा, बेसिक। ठीक है, तो इससे हम इसका नेचर भी पता कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। फॉर एग्जांपल NaCl Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स को देखते हैं और अगर वो सेम कैटेगरी के हैं तो हम उसे एक फैमिली में रख देते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये सोडियम सॉल्ट है। जैसे कि अब इस बेसिस पे भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका जो पॉजिटिव रेडिकल है सब में क्या है, सोडियम है, दैट मीन्स ये सोडियम सॉल्ट कहलाते हैं। उसी तरह से इसमें जो नेगेटिव रेडिकल्स है, सल्फेट है सब में, तो इसको हम कहेंगे फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट। यहाँ पे क्लोराइड है तो दैट मीन्स दे आर द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। तो इस तरह से आपको कैटेगराइज करने के लिए भी दिया जा सकता है। यही मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, वीक एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, दैट मीन्स pH 7। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग है और वीक है तो इफेक्ट किसका दिखेगा, स्ट्रॉन्ग का। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब एसिडिक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट का मतलब pH 7 से कम होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो इफेक्ट इसी का दिखेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, यानी pH 7 से ज़्यादा है। तो ये भी आपको याद रखना है। 2.14 इसमें क्या कह रहा है, कुछ सॉल्ट सैंपल लेने हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब। उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करना है, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद चेक द एक्शन ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द pH। तो इसका pH वैल्यू पता करना है और बताना है कि एसिडिक है बेसिक है, इसका नेचर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगेन मैंने अभी बताया कि एसिड और बेस में अगर जो स्ट्रॉन्ग है उसी का नेचर हमें शो होगा, अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, सिंपल। ठीक है, यही दोनों एसिड जो होते हैं ना वो वीक होते हैं, तो ये आप ध्यान में रख लेंगे। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं उसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 के आसपास होता है, 7 से यानी कि 6.8 से लेकर के 7.23 तक, है ना, 7 के आसपास ही होगा। और मोस्टली ऑल सॉल्ट्स आर ऑफन सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्टिविटी है, हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कुछ क्रिस्टल्स लेना है कॉपर सल्फेट का। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जिसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्रिस्टल्स जहाँ कहीं भी लिखा हुआ होगा दैट मीन्स कि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला CuSO4.5H2O। ठीक है, इसको क्या करना है, हीट करना है। तो पहले आप जब हमने क्रिस्टल लिया तो आप देखोगे कि ये था ब्लू कलर का, और जैसे ही हमने हीट किया तो हम देखेंगे कि हीट करने के बाद ये ब्लू कलर गायब हो जाता है ना। आफ्टर हीटिंग द क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन, हमें इस टेस्ट ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में ये जो सॉल्ट है वो वाइट हो जाता है, ब्लू से वाइट हो जाता है। फिर क्या करना है, ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। फिर हीटिंग के बाद जो सैंपल मिला वाइट सॉल्ट, उसमें फिर से वाटर ऐड कर देना है और तब देखना है कि क्या होता है। तो हम देखेंगे कि उसका जो ब्लू कलर था वो वापस से रीस्टोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है उसमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का कलर ब्लू होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसे हीट किया, कॉपर सल्फेट अलग हो गया, पानी अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, तो ये कलरलेस हो जाता है। और फिर जब हम इसमें पानी डाल देते हैं तो वापस से ये रिएक्शन रीस्टोर हो जाता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बन जाता है और ब्लू कलर शो करता है। ठीक है, तो यही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं,
चलिए वन बाय वन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा को कहा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि बेसिक सॉल्ट है। और इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू। किसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया जाता है? एक्वस सोडियम क्लोराइड का। एक्वस सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए इसको बहुत ही सेफली परफॉर्म किया जाता है। जब हम क्लोर एल्कली प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोल्यूशन में ही रह जाता है। और ये रहा आपका इक्वेशन जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। ठीक है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके यूज़ क्या क्या है? तो क्लोरीन गैस का वाटर प्यूरिफिकेशन में, पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में, CFC पेस्टिसाइड और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस का यूज़ फ्यूल के रूप में होता है। मैर्गरीन इन मेकिंग NH3 अमोनिया फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ डिक्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट वगैरह बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर, ब्लीच वगैरह बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पेल येलोविश कलर का होता है। ये कैसे बनाया जाता है? तो इसे हम ड्राई सिलेक्ट लाइम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्राई, उसमें जब क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। और जब इस ब्लीचिंग पाउडर को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है, जिससे क्या होता है? ब्लीचिंग होती है। तो इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? ब्लीचिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए। ठीक है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। लॉन्ड्री में वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं, या वाटर क्लीनिंग में ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये फॉर्मूला याद रखना है, नाम याद रखना है। ये एक वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस है, यानी क्रिस्टल है। इसका टेस्ट स्लाइटली सॉल्टी होता है। ये नॉन कोरोजिव बेसिक सॉल्ट है, और इसे हम किचन में पकौड़ा वगैरह बनाने में, क्रिस्पी रेसिपी बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ होता है, और इसे कभी कभी हम फास्ट कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, इसका यूज़ क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में सोडा एसिड के रूप में यूज़ किया जाता है। टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंट्स, मेटल वगैरह, सिल्वर से बने हुए गहने को क्लीन करने में भी बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। और केक बनाने में या ब्रेड को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में भी बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। कैसे बनाया जाता है बेकिंग सोडा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाती है सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराने पर हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम खाने में यूज़ करते हैं, खाने के टाइम में यूज़ करते हैं, तो ये कैसे रिएक्ट करता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट देता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब इस बेकिंग सोडा से आपने देखा यहाँ पे कि बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है। तो कैसे बनता है? तो जब हम बेकिंग सोडा में कोई भी एसिड मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर कहलाता है। ठीक है, और ये एसिड क्या करता है? ये बीटरनेस को ख़त्म करता है। जब हम कोई भी चीज़ पकाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और उस सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से बीटरनेस आती है। उसको ख़त्म करने के लिए टार्टारिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और जब बेकिंग पाउडर को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है, साथ में सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि खाना को जल्दी गलाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वॉशिंग सोडा। इससे पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, अभी आप देखेंगे। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए डेका मतलब 10।
ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड है क्योंकि क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्रिस्टलिन सॉलिड कहा जाता है। ये भी एक बेसिक सॉल्ट है यानी स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका प्रिपेरेशन मेथड सॉल्वे प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। क्या कैसे करते हैं? बेकिंग सोडा से ही इसको बनाते हैं। कैसे? तो बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, ये टूट जाता है कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट में। उसके बाद अब इस सोडियम कार्बोनेट को फिर से वाटर के साथ इसका रिएक्ट कराया जाता है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ इसको मिक्स करते हैं और तब हमें जो मिलता है दैट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। और यहाँ पे जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला है वो ड्राई सोडियम कार्बोनेट है, जिसको हम सोडा ऐश या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा कैसे मिलता है? पहले सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, फिर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, तब हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। इसके यूजेस क्या क्या हैं? ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, सोडियम कंपाउंड्स बनाने में यूज होता है। इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये क्या देता है? परमानेंट सॉफ्टनिंग देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। डोमेस्टिक क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर सोप बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का 3 मार्क्स का। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो क्या होगा? Na2CO3 डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाउ इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा? कैसे? पहले बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा और फिर उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं प्लस 10H2O से, तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। उसका 2 यूज़ लिख देना है, बोरेक्स बनाने में, डिटर्जेंट या सोप बनाने में यूज़ होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी सॉल्ट के साथ जो फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और इस तरह के सॉल्ट को सॉल्ट क्रिस्टल कहा जाता है या हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं उनको एनहाइड्रस कहते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट क्योंकि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी सॉल्ट क्रिस्टल है जिसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्रेजेंट होता है यानी हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है। ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है? जिप्सम से। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो जिप्सम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो रिलीज हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अगेन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो हमें जिप्सम मिलता है, और जिप्सम क्या है? एक हार्ड सॉलिड मास है, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है? तो फ्रैक्चर बोन टॉयज बनाने में, डेकोरेशन मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पानी से जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है ये हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी से रिएक्ट कर लेता है, वाटर से रिएक्ट करके हार्ड हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसको कभी भी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है ताकि वो हार्ड नहीं हो, जिप्सम में कन्वर्ट नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले पेरिस में मिला था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इसी के साथ ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ऑलमोस्ट हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।